मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो अंधभक्त बनाना है देश में, तो इसलिए अनपढ़ रखना जरूरी है। सब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो ये है। यूनिवर्सिटी तो पूरी तरह से बर्बाद है। आप लोग जेएनयू में कम से कम सिलेबस अभी अपना बना रहे हैं, वो भी चंद दिनों की बात है। आपको सिलेबस बना के भेजे जाएंगे कि आप वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ाओ, वैदिक मैथमेटिक्स, योगा, फिटनेस, फिट इंडिया वगैरह वगैरह ये सब पढ़ाओ। आपको सब्जेक्ट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज हमारे संजय भाई साहब ने कहा, इनको अनपढ़ इंडिया चाहिए, क्योंकि इनको चाहिए कि लोग जाके नाचें, वल्गर डांसिंग करें, मस्जिदों के सामने हिंसा करें, कावड़ या यात्रा में जाके हिंसा करें, लोगों को तंग करें, ये चाहते हैं। और इनका एजेंडा फॉलो करें, जो कम्युनलाइजेशन का एजेंडा, हिंदुस्तान को बर्बाद करने का एजेंडा, ये साम्राज्यवादी ताकतें इन लोगों से ये काम करवा रही हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने की। तो ये एंटी नेशनल काम करने के लिए इनको यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि विरोध की आवाज़ वहाँ आती है। मज़े की बात यह है कि इनकी लाख कोशिश के बावजूद हमारे यंग लोग इनके झांसे में नहीं आए। और अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो हम लोगों को सबको सांस में सांस आ गई है एकदम से, कि यंग लोग क्या सोच रहे हैं इंडिपेंडेंटली और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को आपने अभी तक पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया है, और वो हमारी उम्मीद है। जेएनयूटीए ने लगातार इंक्वायरी और ये सब चीज़ें की हैं और मटेरियल जमा किया है, लेकिन उसमें क्रेडिबिलिटी की छाप होना ज़रूरी है। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने वो हमको दिया है कि आपने उसको एग्जामिन करके जब अडॉप्ट किया है, तो इसका मतलब है कि इसकी एक पब्लिक क्रेडिबिलिटी जो होती है। जेएनयू को तो बहुत बदनाम किया जा रहा है, हम सबको बदनाम किया जाता है कि ये तो कहते ही हैं, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तरह तरह की चीज़ें कही जाएंगी। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव का एक रिस्पेक्ट है, क्रेडिबिलिटी है, एक पहचान है, और उससे हमें लगता है कि ये दबाव जो हम लोग को सरकार के पे डालना है कि जो आप कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने वाइस चांसलर से, ये नहीं चलेगा। हालांकि इतने कानून इनके सपोर्ट में है, सिलेक्शन कमेटी पूरी तरह से रिग्ड है, इसके बावजूद इनको स्क्रीनिंग कमेटी के रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ रहा है। मतलब ये तो अजीब हाल है। मुझे नहीं मालूम कि डीयू में भी ऐसा हुआ है। डीयू में तो वैसे ही अपना काम करवा लेते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पे इतनी हदें पार हो गई हैं कि अब तो इनको बचाना मुश्किल है। अगर सरकार पे हम दबाव बना पाएँ अच्छी तरह से कि ये नहीं चलेगा, दिस वाइस चांसलर मस्ट गो। अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। हम नहीं कह रहे हैं अगला वाइस चांसलर आएगा कुछ बढ़िया करेगा। अगला एजुकेशन मिनिस्टर आया है, पता नहीं क्या हम उम्मीद रखते हैं उनसे, उनकी क्या रिकॉर्ड उनका रहा है। लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी कि आप गलत काम करेंगे, अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, आप जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वाइस चांसलर को रिज़ाइन करने पे मजबूर किया जाए, क्योंकि ये वाइस चांसलर हैज़ बीन कॉट विद अ हैंड इन द कुकी जार, मतलब कि चोरी पकड़ी गई है। उसको और क्या कहेंगे हम, ये चोरी पकड़ी गई है, तो सज़ा उनको एग्जेम्पलरी मिलनी चाहिए। इसके लिए मनमाने ढंग से रिक्रूटमेंट कर रही हैं और सारे नियम कानून एक्ट में लिखी हुई बातों को ताक पे रख के ये सब कुछ किया जा रहा है। और करीब करीब 210 रिक्रूटमेंट की बात वो बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वाइस चांसलर के द्वारा की गई है। इसमें एक बात और है कि जब ये सारा खेल होता है, तो इसके साथ साथ जो आरक्षण का हक है समाज के दलित, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी को, वो भी मारा जा रहा है। जब आप एनएफएस करके मनमाने ढंग से अपने लोगों को रिक्रूट करना चाहेंगे, तो उसमें ये जो रिजर्वेशन है वो भी कहीं ना कहीं आप उसका भी घपला करते हैं, उसको भी मारते हैं। और ये बड़े पैमाने पर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हो रहा है। उसका भी एक हम लोगों ने पार्लियामेंट में पूछा था, वो जवाब मेरे पास है, मैं वो आपको दे दूंगा। तो एक खेल ये भी होता है। देखिए, जेएनयू के ऊपर निगाह क्यों है? निगाह इसलिए है कि ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो इनसे टकराता है वैचारिक रूप से, जो इनसे लड़ता है इनकी नफ़रत की राजनीति के खिलाफ, इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ। और अख्तर साहब ने ठीक कहा कि सारे इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे ये मारना चाहते हैं। और ख़ास तौर से अनपढ़ भारत तो इनका बहुत बड़ा सपना है, जिसको इनको पूरा करना ही करना है। क्योंकि 12 साल में हम विश्व गुरु
तो बन गए हैं, लेकिन साथ साथ एक भी विश्वविद्यालय दुनिया की रैंकिंग में नहीं है। 100 में भी नहीं है, 200 में भी नहीं है, 300 में भी नहीं है, उससे नीचे हमारे विश्वविद्यालय आते हैं दुनिया की रैंकिंग में। और ये सब कुछ विश्वगुरु के नेतृत्व में हुआ है। तो एक अनपढ़ भारत बनाने का, एक नफरत भरा माहौल बनाने का भारत तभी बनेगा, और वो सपना तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा होगा जब विश्वविद्यालयों में ऐसे वीसी बैठेंगे, जब ऐसे रिक्रूटमेंट्स होंगे जो उनके मन मुताबिक हैं, जब ऐसे विश्वविद्यालयों से वो अपना आरएसएस का एजेंडा चला। तो शाखा उखा भी लगने लगी है आप लोगों के यहाँ, तो ये सब जब चल पाएगा तो इसके कारण से ये है। और थोड़ा सा एक शिकायत आपसे ज़रूर है कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लेट कर दी, वरना आज अंतिम दिन था, इतने दिन तक पार्लियामेंट चली, तो ज़रूर मैं इसको किसी न किसी तरीके से तो हल्ला गुल्ला करके वहाँ बोल देता है ये मामला आपका। कोई बात नहीं, इसमें जो भी पत्र लिखने की ज़रूरत होगी, कहीं आपके साथ आंदोलन करने की ज़रूरत होगी, और कहीं इसको जब अगला सत्र होगा उसमें संसद में उठाने की ज़रूरत होगी, मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ और आपकी मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। जो भी जैसे भी आप मुझे इसमें मेरा उपयोग करना चाहेंगे, मैं हाजिर हूँ। JNUTA को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जिस तरह से इन्होंने यूनिवर्सिटी बचाने की लड़ाई नहीं छोड़ी है, और बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाहिए कि एसोसिएशन ने ये लड़ाई काफ़ी हद तक छोड़ दी है, और उसकी वजह भी मैं बताऊंगी। जड़ जो है वो रिक्रूटमेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बनाने में और बिगाड़ने में रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा हाल होता है। दूसरा होता है एडमिशन का, वो उसका हाल हम देख रहे हैं, NTA जो एडमिशन करा रहा है स्टूडेंट्स का। आप अगले 50 साल तक अपनी यूनिवर्सिटी को फिर संभाल नहीं सकते अगर आपने एक बार, जिनकी दिलचस्पी टीचर होने में नहीं है, या जिनकी काबिलियत नहीं है, या कोई ऐसे रास्ते से आए हैं जो एक खुला, जो ट्रांसपेरेंट रास्ता नहीं है जिसमें लोगों का भरोसा है, तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई कमज़ोर नहीं होती है, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। और जो यंग लोग वहाँ आ रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ अंधकार बढ़ता है। और यही हाल हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं, जो इंडिविजुअल जो वाइस चांसलर बनाए जाते हैं उनका तो रोल होता ही है, लेकिन अगर आप सोचते हैं वो अपने आप ही कर रही हैं, सब कर भी रही होंगी, लेकिन इनके पीछे जो ताकतें हैं, इनको रखा गया है इस वजह से कि ये सब काम हो। उसके आगे भी बढ़ के वो और भी शायद उनका अपना भी कोई एजेंडा है कि उसके बियॉन्ड भी हम करें। सबसे पहले कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, और जानबूझ के किया गया। 2010 में जो रेगुलेशन आया था UGC का रिक्रूटमेंट को लेके, उसमें सिलेक्शन कमेटी को 100% वेटेज कभी नहीं दिया जाता था। आपके रिटन क्वालिफिकेशंस, आपके पब्लिकेशंस, आपके जो जो डिग्रियां आपने हासिल की हैं, जो आपका रिजल्ट आया है, टीचिंग एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को जोड़ा जाता था। बचता था 20% इंटरव्यू के लिए। मेरे दोस्त जो जाते थे एज एक्सपर्ट, उनको बता दिया जाता था 80 में से उसको हमने ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि ये पेपर क्वालिफिकेशंस है, और 20 नंबर में से आप लोगों को देना है। तो अगर आप किसी को फेवर भी करना चाहें या जो भी आपकी मदद, लेकिन इसमें भी क्रिटिसिज्म भी होती थी कि भाई हमको उतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही है। लेकिन ये सेफगार्ड था कि जो लोग, जिनके कोई कनेक्शन नहीं है, अपनी क्वालिफिकेशन लेके आए हैं, उनको एक फेयर चांस मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी क्वालिफिकेशन, डिग्रियां वगैरह सब गिनी जाएंगी। उसके बाद 2018 में जब रेगुलेशन आया नया, उसमें इन्होंने बदल के कर दिया कि सिलेक्शन कमेटी और इंटरव्यू को 100% वेटेज दिया जाएगा। तभी हम लोगों को पता चल गया कि ये गड़बड़ करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पिछली सरकार ने भी जो गलत नीतियां अपनाई थी, उसमें 50% टीचर एडहॉक रखे गए, पद भरे नहीं। और जब ये लोग आए सरकार में 2014 में, इसके बाद जब इन्होंने भरने की प्रक्रिया शुरू की, शुरू भी इसलिए नहीं की कि वो भरना चाह रहे थे, यूनियन जो उनको तंग करता था और बार बार उनकी पॉलिसीज को वापस करवाता था। 2016 में इनकी इसी सरकार की पॉलिसी वापस करवाई, क्योंकि हम सड़कों पे थे। यूनियन को भी खत्म करना जरूरी होता है, नहीं तो आपको लड़ना पड़ता है यूनियन के खिलाफ। तो यूनियन को कंट्रोल करने के लिए आप पदों में इतने लोग अपने भर दो जो ब्लाइंडली आपको सपोर्ट करेंगे सरकार को, और कोई यूनियन में आपके लिए जो सही लोग हैं उनको वोट नहीं देंगे।
तो इस तरह से ये किया गया और जो सिलेक्शन कमेटी की प्रक्रिया उसको पूरी तरह से मिसयूज करके एक्सपर्ट्स कहाँ से आ रहे हैं किसी को मालूम नहीं, नाम भी नहीं सुना इन यूनिवर्सिटीज का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने प्रोफेसर्स को एक्सपर्ट के तौर पे नहीं बुलाया गया। एक्सपर्ट्स चिट ला रहे तो उनको पहले से बताया गया था ये अपॉइंट। लोग कह रहे हैं कि ये भी हो रहा था, पैसा भी चल रहा था, वो भी चल रहा था, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं, क्योंकि वो सबूत किसको दें जाके। लेकिन कई जगह जो प्रिंसिपल्स लड़े अपने टीचर्स के लिए, जो 15-15 साल रखते, वहां पे बचे भी टीचर्स और वो कॉलेजेस बचे। कुछ कॉलेजेस पूरी तरह से बर्बाद हो गए, वहां पे पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं। जो टॉप कॉलेजेस होते थे उनके माँ बाप हम लोग को फोन करके कहते हैं कि हमारे बच्चों को हम कहीं और डालना चाहते हैं। साथ में और भी चीजें हुई हैं, सिलेबस खराब कर दिए, एडमिशन्स किए, वो भी सबको मालूम है। यूनिवर्सिटीज के ऊपर पूरा इनका बुलडोजर